बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, तारीख़ इस्लाम की इस 45वीं किस्त में हम मशरकी अफ्रीका में इस्लाम का दाखिले को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, मशरकी अफ्रीका में इस्लाम का तारुफ मगरबी अफ्रीका के बरखिलाफ एक मुख्तलिफ राह से हुआ। मशरकी अफ्रीका एक वसी इलाका पर फैला हुआ है। इसमें सोमालिया, कीनिया, युगांडा और रवांडा, तंजानिया, मलावी और मोज़ाम्बिक जैसे जदीद ममालिक इसके दायरा में शामिल है। आज इस इलाके के 100 करोड़ आबादी का तकरीबन 40% हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है। इस्लाम की इब्तिदा से ही ये इलाका अरबों का जाना पहचाना था और सरजमीन जंच कहलाता था। बहर हिंद के इलाके में जारी एक इंतहाई खुशहाल और बड़ी तजारत का एक हल्का था। एक ऐसी तजारत जो हिंदुस्तान, चीन, फारस, अरबस्तान और अफ्रीका के मशरकी सहालों तक वसी थी। खलीज फारस से सिल्क और दूसरी मसनूआत आती थी तो यमन इन ममालिक को बुखारात और घोड़े दरामद किया करता था। अफ्रीका की बरामदात में हाथी दांत, सोना, जानवर की खालें, अंबर और चावल शामिल थे। बहर हिंद के सैलों पर एक कौस की शक्ल में बड़े छोटे तजारती मराकज अफ्रीका के आखिरी किनारों से लेकर खलीज मलाक्का तक फैले हुए थे। मशरकी अफ्रीका के मोम्बासा, बम्बाकू, कलवा और शलफूला जैसे शहर भी इन्हीं तजारती मराकज का एक हिस्सा थे। मशरकी अफ्रीका में इस्लाम का तारुफ 7वीं सदी ईस्वी में हो गया। अरबस्तान से काफिला लहरों की शक्ल में पहुंचने वाले वो मुसलमान महाजर इस तारुफ का बायस बने। महाजरों का पहला काफिला सन 698 में यहाँ आया। ये महाजर इराक के अमवी गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के मजालिम से पनाह लेने के लिए यहाँ आए थे। इसके कुछ अर्सा बाद एक और काफिला आ पहुंचा जिसकी क़यादत सुलेमान और सईद नामी खारजी कर रहे थे। उन्होंने खलीफा अब्दुल मालिक के खिलाफ बगावत की थी और नाकाम रहे थे। जदीद कीनिया के मबासा के शुमाल में लामू के इलाके में सईद ने एक आबादी रियासत कायम की। अमवियों की जानिब से जैसे जैसे अपने मुखालफिन पर जुल्म की इंतहा होती गई वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा मुहाजिरीन इन मुजालिम से बचने के लिए इस इलाके में आते गए। सन 729 में जब शिया का जोर तोड़ने के लिए एक जबरदस्त फौजी कार्रवाई हुई तो शिया की कसीर जमात मबासा हिजरत कर गई। सन 750 में जब अब्बासी इनकलाब आया और अमवियों को चुन चुन कर कत्ल किया जाने लगा तो अब अमवियों की बारी थी। वो हिजरत करते ये भी वहां से भागे और अफ्रीका में पनाह लेने लगे। सन 908 में करमातियों की तबाही से बचने के लिए हजारों इराकी भागकर सोमालिया पहुंचे और अपने लिए शका नामी शहरों की तबीर की। 11वीं सदी ईस्वी में सल्जूकियों के हमलों की वजह से ईरानी मुआशरा काफी हद तक बिखर गया था। जंगों की तबाहियों से बचने के लिए कुछ ईरानी मगरब की जानब अनातोलिया की तरफ हिजरत कर गए तो कुछ ने मशरकी अफ्रीका का रुख किया। इराक और ईरान की सियासी शोरशों से बचकर भागने वाले ज्यादातर मर्द ही थे। मशरकी अफ्रीका में उन्होंने दूसरी नस्ल की मुकामी बंटू औरतों से शादी की। इन शादियों ने अरब, फारसी, बंटू नस्लों के इश्तराक ने बड़े कीमती सिफ्त अरताशी स्वाली तमद्दन को जन्म दिया। स्वाली के मतलब है साहिल के नारे। इस तहजीब की कोख से 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी के दौरान ताकतवर स्वाहिली सल्तनतों का सिलसिला ने जन्म लिया। स्वालियों ने 12वीं सदी ईस्वी के इब्तिदा में एक सुल्तनत की बुनियाद डाली जिसका सदर मुकाम खलवा था। इस सदी की खत्म होते होते इस सुल्तनत की सरहदें पूरे सैल तक फैल गई जिसका एक किनारा जिंजबार था और दूसरा किनारा थाशफोला। अंदरूनी इलाकों में इसकी सरहदें दरियाए जमेजी तक वसी हो गई थी जिसमें जिम्बाब्वे और मनिसिका के सोने की कानें भी शामिल थे। सोने की बतात और तजारत के अजरूज पर पहुंचने से सुल्तनत में खुशहाली का दौरा हो गया जिसकी वजह से यमन से अफ्रीका के कोस्तारों से लोग हिजरत करके आने लगे। सोने की तजारत के लिए जरूरी सहूलियात बहम पहुंचाने की खातिर टीटी और सना जैसे शहर वजूद में आए।
13ویں صدی عیسوی میں مغربی بحر ہند میں عمان سب سے بڑی بحری طاقت بن کر ابھرا۔ عمان والوں نے جزیرہ نمایاں عرب کے جنوبی ساحلوں پر قبضہ کر لیا، جس میں یمن بھی شامل تھا۔ ان کے اثر کا دائرہ ساحل تک پھیلا ہوا تھا۔ سن 1313 میں عمان کے سلطان سلیمان نے اپنی سلطنت کا پایا تخت عمان سے کینیا کے بطاح کو منتقل کر دیا۔ اگلے 500 سالوں تک ساحل کی تاریخ عام طور پر عمان اور خلیج فارس سے مربوط رہی۔ عربستان اور فارس ہجرت کرنے والوں میں علماء کی بھی کافی تعداد تھی۔ دانشوروں، تاجروں اور مہاجروں کی کثیر تعداد نے ایک نئی اسلامی قوم کی ابتدا کی بیج بوئی۔ سارا تجارتی لین دین شریعت کے اصولوں کے تحت ہی ہوا کرتا تھا۔ جنوبی عربستان میں نشو نما پانے والے شافی فقہ نے مشرقی افریقہ میں بھی مضبوطی سے اپنا تسلط جما لیا۔ بین النسل شادیوں کی وجہ سے تبدیلی مذہب میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ مسلمانوں کی آبادی بڑھنے لگی۔ 13ویں صدی کے دوران صوفیانہ طرز فکر کے پروں پر سوار ہو کر اسلام عربستان اور فارس کے قلب سے اور آگے پھیلنے لگا تو مشرقی افریقہ میں بھی صوفیانہ زاویے قائم ہو گئے۔ ان زاویوں کے عالمی نظام نے جو ایک دوسرے سے مربوط تھے، اسلام کے ان نوزائیدہ اقوام کو استحکام بخشا، جس کی وجہ سے تاجروں اور دانشوروں کے آنے جانے کا تسلسل برقرار رکھا اور اسلام کی اشاعت میں بھی کامیابی حاصل ہوتی رہی۔ عرب فارس اور بٹو الناصر کے اختلاط نے اور آپسی میل جول کی ایک نئی زبان کو جنم دیا۔ یہ زبان تھی سواحلی۔ یہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی اور عربی، فارسی اور بنٹو زبانوں کے مشترکہ الفاظ سے مالا مال تھی۔ سن 1329 کے دوران مشہور سیاسی سیاح ابن بطوطہ موگوڈیشیا، بمباسا اور خلوہ کا سفر کیا تھا۔ اس نے موگوڈیشو کے ایک خوشحال شہر پایا جس کے راستے پختہ تھے، جہاں بڑے گنبدوں والی مساجد تھی۔ وہاں کے لوگ خدا ترس اور قانون کے پاسدار تھے، سونے اور چاندی کے زیورات پہنا کرتے تھے اور چینی کے برتن میں کھاتے تھے۔ آگے جنوب میں خلوہ ایک بڑی سلطنت کا پایا تخت تھا۔ یہ سلطنت یمن سے آئے مہاجروں سے نے قائم کی تھی، جس پر مہدالی شاہی سلسلہ کا راج تھا۔ جب ابن بطوطہ نے اس سلطنت کا سفر کیا تھا، اس وقت اسی مہدالی شاہی سلسلہ کا چوتھا فرمانبروا وہاں حکومت کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اس سے اپنے دربار میں ملاقات کی تھی۔ اس نے اس بادشاہ کو بے حد منکسر اور غربا کے ساتھ بذات خود بیٹھ کر کھانے والا پایا۔ وہ علماء اور شرفا کی بے حد عزت کرتا تھا اور اسلام کی اشاعت کی کوشش اس علاقے سے آگے اور جنوبی افریقہ سنگھوں کے علاقہ میں وقت رک گئی تھی۔ جب 16ویں صدی کی ابتدا میں یہاں یورپی گن بردار کشتیاں نمودار ہوئیں، 1505 میں پرتگالیوں نے خلوہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کی تمام 500 مساجد کو مسمار کر دیا اور وہاں کے باشندوں کو ذبح کر دیا گیا۔ سن 1508 میں انہوں نے موزمبیق پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضہ کے ساتھ ہی اور زیادہ لوگوں کا قتل بھی کیا گیا۔ پرتگالیوں کے اس چیلنج کے مقابلے کے عثمانیہ ترک میدان میں آئے۔ عمان کے سلطان یوسف سیف بن سلطان نے سلطنت عثمانی کے بحری بیڑے کی مدد سے پرتگالیوں کو مار بھگا دیا اور ساحل کے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کی فتح کے ساتھ اس نے اپنا صدر مقام عمان سے خلوہ کو منتقل کیا۔ مشرقی افریقہ پر تسلط کے لیے 16ویں اور 17ویں صدیوں کے دوران جدوجہد جاری رہی۔ عمانی شاہی سلسلوں کی یاروبی اور سندھی عثمانیوں کے ساتھ مل کر مسلسل جدوجہد کرتے رہے۔ اس دوران سلطنت کا پایا تخت بھی مشرقی افریقہ اور خلیج فارس کے درمیان کبھی ادھر کبھی ادھر منتقل ہوتا رہا۔ سن 1600 کے بعد طاقت کا ایک توازن قائم ہو گیا۔ مسلمانوں کا قبضہ شفالہ کے شمالی ساحلی علاقوں پر برقرار رہا اور جنوبی علاقوں پر پرتگالیوں نے اپنی گرفت قائم کر لی۔ 17ویں صدی عیسوی میں بحر ہند میں ڈچ قوم کے بحری طاقت کا بول بالا قائم ہو گیا۔ اس نے یہاں سے پرتگالیوں کا خاتمہ کیا۔ جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن، سری لنکا میں کولمبو اور ملیشیا میں ملاکو جیسی اہم پرتگالی نوآبادیات پر قبضہ کیا، لیکن دراصل انڈونیشیا کے جزیرہ پر ڈچ کا ظلم قہر بن کر بستا رہا۔
आर्केलागो के सलातीन से इनकी मुसलसल जंगें होती रहीं। इन जंगों के दौरान डच मुसलमानों को कैदी बनाते और जहाज़ों में भरकर जनूबी अफ्रीका पहुंचा देते। इन कैदियों में कुछ दानिशवर उलमा भी थे, सूफी शेख भी थे। इन्हीं उलमा और सूफियों की कोशिशों से पहली बार आपनाए गढ़ होप के आसपास के इलाके इस्लाम आशना हुए। आज जनूबी अफ्रीका के चमनजारों इन मुअज़्ज़ज़ सूफी शेख के मकाबरस्तारों की मानंद चमक रहे हैं। सैयद अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह का मुक़द्दस पुरजलाल मकबरा इससे सच्चाई का मकबरा है और मज़र है। सैयद अब्दुल रहमान रज़ियल्लाह ताला अन्हु को सुमात्रा से 1652 में पाया जंजीर कैप टाउन लाया गया था। 1805 में ओमान के सुल्तान साद बिन सुल्तान ने अपना दारुल मस्कत से जंजियार को मुंतकिल कर दिया। वो एक दानिशवर और दूर अंदेश फरमा बरदार था। इसने सुल्तनत ओमान को खुशहाल रियासत बना दिया। इसने ज़राअत और तजारत को फरोग दिया। जंजिबार में पहली मरतबा लौंग की काश्तकारी की, मुसलमान महाजरों को सहूलियात फराहम की, पड़ोसी अफ्रीकी बादशाहों को इस्लाम की दावत दी। इसके इंतकाल के बाद सुल्तनत ओमान दो हिस्सों में बट गई। एक था सूबा अरब, दूसरा था मशरकी अफ्रीकिया। सूबा सुल्तान माजिद इब्न सैद साहिल का सुल्तान बना। इसी ने शहर दारुल इस्लाम की बुनियाद रखी और अपनी सुल्तानत के दार सदर मुकाम को जंजिबार से इस शहर को मुंतकिल किया। सन 1870 में सुल्तान माजिद के इंतकाल के साथ ही मशरकी अफ्रीका में मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा हो गया और नौ आबादियाती निज़ाम हुकूमत अपने अरूज पर था। बरतानिया, जर्मनी, पुर्तगाल और इटली ने मैदा किया, जिसके तहत मशरकी अफ्रीका को आपस में तकसीम कर लेना था। 1883 में जर्मनी ने जंजिबार पर कब्जा कर लिया। पुर्तगाल अपनाए डेलगार्डर के जनूबी इलाके की जनाब बढ़े और इसे मोज़म्बिक में शामिल कर लिया। बरतानिया ने कीनिया पर अपना तसल्लुत जमाया। 1887 में जंजिबार के सुल्तान बारगाश इब्न सईद ने 4 मिलियन मार्क के एवज दारुल सलाम, खलबा और कुंदी शहरों को जर्मनों के हाथ फरोख्त कर दिया। सन 1899 में इसने बम्बाको और जंजार पर बरतानवी की सरपरस्ती कबूल कर ली। इसके दूसरे साल इसने 1,60,000 हिंदुस्तानी रुपया में मगाडोशो को अतालवी के हाथे बेच दिया। 1894 में सालाना 10,000 बरतानवी पाउंड के बदले में मोम्बासा को बरतानिया के पास रहन रख दिया। सन 1907 में बरतानिया न्यासा झील के एतराफ और अकनाफ के इलाके की सरनौ तंजीम की और इसे न्यासा लैंड का नाम दिया, जो आगे चलकर मलावी जमहूरिया बढ़ा। इधर जर्मनों ने अपने ज़ेर तसल्लुत के इलाकों के सरनौ हदबंदी की और इसे तांजानिया का नाम दिया। तांजानिया 1918 में जर्मनी ने अपनी शिकस्त के बाद यह इलाका बरतानिया के सुपुर्द कर दिया। नौ आबादियात के इस फरोग के साथ ही यूरोप से मिशनरियों का रेला आया। निजी सरमायाकारों ने इन्हें बेशुमार दौलत दी थी और इन नौ आबादियात सरकार की सरपरस्ती भी हासिल थी। अब तो अफ्रीका की रूह दांव पर लगी हुई थी। नौ आबादियात निजाम ने अरबी सीखने पर पाबंदी की, ऐद की, मकामी सवाली जबान का इस्तेमाल किया, इसके इस्तेमाल पर रोक लगाई। मिशनरियों ने बड़े बड़े तालीमी अदारे कायम किए, जिनका मकसद था नौ आबादियात निजाम को चलाने के लिए जरूरी करिंदे तैयार करना। लेकिन इससे बड़ा कसद था इन अदारों के जरिए मुकामी लोगों को असाइयत के दायरे में खींच लेना। मुसलमानों ने यह खौफ महसूस किया कि अगर इन अदारों में इनके बच्चे तालीम पाने लगे तो वो दीन से बेगाना हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मिशनरियों के इन मदारस में दाखिल नहीं करवाया। इन्होंने इंतहाई बहादुरी के साथ अपनी बका की जंग लड़ी, खुद अपने अदारे खोले, जिनकी बुनियाद मदरसा और शेख की तालीमी निजाम पर मबनी था। लेकिन इनके पास इन अदारों को चलाने के लिए जरूरी मालिया नहीं था, इसलिए इनका मेयार अभी मुतासर हो गया। जो लोग मिशनरी और अदारों से पढ़कर बाहर निकले, इन्हें नौ आबादी निजाम में अच्छे ओहदे मिल गए। जब दूसरी जंग अजीम के बाद नौ आबादियाती निजाम बिखरने लगा और अफ्रीकी ममालिक आजाद होने लगे,
اس وقت دیوانہ انتظامیہ میں عیسائی بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ ترمیم کے اس فرق نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کا عنصر شامل ہو گیا۔ آج بھی مشرقی افریقہ میں اسی وجہ سے حالات کشیدہ ہیں۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم 46ویں قسط بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔